अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विदयू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो मौजू एक तो है बड़ा मुनफरद और एक छाबड़ी वाले, रेड़ी वाले, हल चलाने वाले, टेक्सटाइल में काम करने वाले, वर्कशॉप में काम करने वाले, गर्ज के पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों के साथ भी उसका ताल्लुक़ है, मिडिल क्लास के लोगों के साथ भी ताल्लुक़ है और अपर क्लास के लोगों के साथ भी ताल्लुक़ है। आप ये सोच रहे होंगे कि इस तबकाती समाज में, क्लास सोसाइटी में आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबके लिए मुश्तरका तौर पे अहम है। जी जनाब, वो है शमसी तवानाई के ज़रिए बिजली की पैदावार। मुबैना तौर पे कहा जा रहा है, इनसाइड स्टोरीज हैं कि जनाब अगले बजट में हुकूमत पाकिस्तान सोलर के जो ज़राए हैं, शमसी तवानाई के जो ज़रिए से बिजली पैदा होगी उस पर भी टैक्स लागू होगा। है ना अजीब बात। उसके जो अंदर जो बिजली पैदा करने के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मसलन सोलर प्लेट्स, मसलन इन्वर्टर्स, तारें, बैटरीज, इस पे तो ऑलरेडी पहले से ही मौजूद हैं। टैक्सेस ज़्यादा या कम मौजूद हैं, लेकिन और कौन सा टैक्स हो सकता है? ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, शमसी तवानाई के ज़रिए बिजली पैदा होती है। अब उस बिजली पे टैक्स कैसे लगेगा? मसलन ये वो मेहनत कश गरीब किसान, मिल मजदूर, दुकान पे काम करने वाला सेलमैन भी इस्तेमाल करता है। क्यों? कि आज के बिजली के बढ़ते हुए कीमतों की वजह से वो सरकार से, मतलब के इलेक्ट्रिक से, वापडा से और जितने भी इनके पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है उनसे बिजली लेने की माली तौर पर सकत ही नहीं रखता है, लिहाजा वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो एक प्लेट 5-6 हज़ार रुपये में कहीं से उधार सुधार लेके तो वो लाता है, एक पंखा लाता है, एक छोटी सी बैटरी लगाता है, उसके 2 पंखे, एक आध बल्ब, चल जाता है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उसकी। कहीं से भी कर्जा लेके वो कर लेता है और इन 2 पंखों की और अगर बिजली जो है ना वो सरकार उनको दे तो कहीं ज़्यादा महंगी कीमत पे देता है। तो ये चॉइस उसके पास है कि जी वो सरकार से बिजली ना ले और ख़रीदे, अपना खुद जो है वो बिजली प्रोड्यूस करे। अब ये इससे ये चॉइस ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे गांव देहात हैं पाकिस्तान में जहां पे सरकार अभी तक बिजली मुहैया करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही तामीर नहीं किया है, बुनियादी ढांचा ही नहीं है। वहां गांव में बिजली जा नहीं, पहुंच नहीं सकता। तो वो ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं जो नई टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर। अब जब सरकार उनसे
उनको बिजली दे ही नहीं सकती है, एक सेकंड चॉइस के तौर पे वो मौजूद रहे, तो उस बंदे को फैसला करना है कि वो सोलर एनर्जी को यूज़ करे या वापडा की बिजली को यूज़ करे, वो चॉइस ही नहीं है। तो ये तो काम रियासत का है कि वो बिजली मुहैया करे, नहीं कर रहे। तीसरी बात, ये जो ट्यूबवेल चलते हैं हमारे ज़राई पैदावार और क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए पानी पैदा करते हैं, तो वो अगर डीजल जलाते हैं तो उनकी जो फसलों की जो जो पैदावार की जो कीमत है, लागत है, वो इतनी बढ़ जाती है कि वो किसान के लिए मुमकिन नहीं है, छोटे ज़मींदार के लिए मुमकिन नहीं है कि वो फसल काश्त कर सके। अल्टीमेटली कर्ज़ों के अंदर घिरते 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 या तो उसको ज़मीन बेचनी पड़ती है औने पौने दामों, या उसको शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, जिससे खुद शहर के अंदर जो है वो आबादी का दबाव बढ़ता है, बड़े शहरों में जहाँ पहले से रोजगार मौजूद नहीं है। तो ये चॉइस उस छोटे ज़मींदारों को लेनी चाहिए कि किस तरीके से अपने फसल के कम से कम बिजली के हद तक अपने कास्ट में, लागत में कम करे और कुछ कमाए ताकि अपने बच्चों को खिला सके। वो भी सरकार लेना चाहती है। और हमारे सिंधी में एक कहावत थी, बड़ी मशहूर कहावत थी, मुझे बड़े दुख से ये कहावत मतलब इधर बताना पड़ रहा है, हालांकि कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एहसास दिलाने की खातिर, थोड़ा सा हुक्मरानों तक एक लोगों की जो सही तर्जमानी करने की खातिर ये मुझे बात करनी पड़ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्री पार्टीशन सिंध में, पंजाब में, सराइकी जो हमारा इलाका है जनूबी पंजाब, उसमें कारोबार में, दुकानदारी में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्क तो हमारा था नहीं, ज़राअत, और वो भी पुराने तर्ज पे जो ज़राअत है, मॉडर्न मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर तो था नहीं। तो हल होते थे और बैल होते थे और बहुत ही मतलब एक तरह से जो है वो बुरे हालात होते थे। तो और जो दुकान होते थे या जो शहर के अंदर तिजारत होती थी वो दीवानों की होती थी, हिंदुओं की होती थी। तो ये एक ऐसा एक दूसरे के साथ उनका लिंक था कि ज़राई जो प्रोड्यूस है, ज़राई पैदावार है, वो ताजर ख़रीदते थे और फिर ये एक मुआशी साइकिल जो है ना वो देही ज़िंदगी में, छोटे शहरों और देही ज़िंदगी में चलता रहता था। अगर कोई बारिश आ गई, अगर कोई तूफ़ान आ गया, अगर कोई फसल ख़राब हो गया तो ताजर तक या दीवान तक उस दुकान पे जो है ना वो 6 महीने के जो पैसे हैं जो उसने कर्ज़ा उठाया था दीवान ने, दुकानदार ने, वो इस उम्मीद के साथ दिया था कि 6 महीने जब गुजर जाएंगे तो ये पैसे मुझे दे देगा, इसका फसल जब उतरेगा। तो फसल जब ख़राब हो जाए तो पैसे कहाँ से आए? तो आम तौर पे दीवान घाटे में जाते हुए कंगाल हो जाते थे। तो कंगालपन जो है उसका वो इजहार किसी इश्तहार के ज़रिए नहीं करते थे, किसी जरगे में नहीं करते थे, किसी अदालत में नहीं करते थे। वो अपने दुकान के सामने एक जो है वो लालटीन नुमा कोई चीज़ रख के उसको माचिस लगाते थे और जला देते थे। तो इर्द गिर्द के जो दूसरे दुकानदार हैं वो समझ जाते थे कि अब दीवान साहब के पास पैसे नहीं हैं, तो फिर सारे मिल मिला के उसकी मदद करते थे और उसका धंधा दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो जाता था और ये साइकिल चलता रहता था।
तो अब हमारे तो मतलब हम तो अब इस अपॉर्चुनिटी से भी गुजर गए। और फिर कमाल की बात है कि इंटरनेशनल लॉ है कि ज़मीन, इस धरती अर्थ के अलावा जितने भी सैयारे हैं वो पूरी आलम की मुश्तरका मिल्कियत है। जो उधर जाके तजुर्बे करना चाहता है करे, जो जाके साइंटिफिक रिसर्चेस करना चाहता है करे, जो फितरत को तस्खीर करना चाहता है करे। रियासतों का कंट्रोल नहीं है वहां पे। और ये जो सूरज की किरणें हैं वो किसी और सैयारे से आ रहे हैं। जब वो और सैयारे से आ रहे हैं तो किसी रियासत के का कंट्रोल तो उसमें नहीं रहा। जब उस रियासत का कंट्रोल नहीं है तो उस पर टैक्स कैसे इम्पोज किया जा सकता है? कौन सा अखलाकी, कौन सा कानूनी, कौन सा समाजी जो है वो तकादा है इस बात का? तो यकीनन पाकिस्तान मुआशी बहरानों में घिरा हुआ है, लेकिन ये जो वफाकी हुकूमत है और वफाकी हुकूमत के जो पीछे लोग हैं और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो ऐसे इकदाम ना करे कि जग हसाई हो दुनिया के अंदर। अभी तक नहीं पता कि उसकी शक्ल क्या होगी, अभी तक ये भी पता नहीं कि वो इम्पोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्टोरियाँ गर्दिश कर रही हैं मैं उस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ। बेहतर तो ये होगा, उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि ये नहीं करेंगे और आवाम को जीने देंगे। एक कहावत और भी है, जब हुकूमत बहुत ज़्यादा सख्त इकदाम मुआशी करती है तो आम लोग ये कहते हैं जी ये आखिरी सांस भी हमारी अपने कब्जे और कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना। अगले किसी व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया।